हाँ दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने 5वें कदम की तरफ। कवि परिचय में हमारे 5वें और अंतिम कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बिंदुवार उनका विश्लेषण, उनकी जानकारियां वो एकत्र करते हैं ताकि हमें बोर्ड परीक्षा में और अपने जवाब के रूप में वहां सबमिट कर सकें, वहां लिख सकें। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में होती है। इनका जन्म स्थान देहरादून था। इनका जन्म स्थान देहरादून है, जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप में एक अनुपम सौंदर्य खुद के अंदर समेटे हुए है। कवि हृदय ये थे। 3 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो जाता है। 18 वर्ष की आयु में विवाह होता है और 6 वर्ष शादी को होते हैं। उसके पश्चात इनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। तो ये अंतर्मुखी और साथ ही एक कवि के रूप में, और इनकी भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं, कोमल संवेदनाएं वो जागृत होते हैं और बाद में हमारे समक्ष इनकी रचनाएं और प्रस्तुत होती हैं। इनका उपनाम है हिंदी उर्दू हिंदी दो आब। दो का अर्थ तो दो संख्यात्मक है ही है, और आब का अर्थ है नदी। आब का अर्थ क्या है? नदी। कि ये हिंदी और उर्दू नामक 2 नदियों का संगम है, अर्थात दोनों ही भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। और इनके कहने के मुताबिक, शमशेर बहादुर सिंह के कहने के मुताबिक, जिस प्रकार से नदी सभी जीव जंतुओं, वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य सभी की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार से और जो भाषा है उस भाषा पर भी किसी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय का अधिकार नहीं है। भाषाएं नदी की तरह सतत बहने वाली, अपने अंदर चीजों को समाहित करने वाली होती हैं। तो वे स्वयं को हिंदी और उर्दू का दो आब कहते हैं, और उन्होंने हिंदी उर्दू कोश का संपादन भी किया था। संपादन में हम क्या लिखेंगे? हिंदी उर्दू कोश। हिंदी उर्दू कोश का उन्होंने संपादन भी किया था। ये अजय के द्वारा संपादित द्वितीय या दूसरे तार सप्तक के कवि भी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार से है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ मेरी, और इतने पास अपने। रचनाओं के नाम पुनः देख लेंगे कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ मेरी, इतने पास अपने। और आगे हम देखते हैं विशेष तथ्य इनके बारे में हम क्या सबमिट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। पहला तथ्य हम लिखेंगे कि आपकी रचनाओं में, ये चूंकि प्रगतिशील कवि माने जाते हैं, लेकिन आपकी रचनाओं में प्रगतिशीलता के साथ साथ प्रयोगवादिता की झलक भी देखने को मिलती है। ये न केवल प्रगतिशील कवि थे, अपितु प्रयोगवाद का जो समावेश है, जो पुट है, वो भी इनके अंदर दृष्टिगत होता है। आप प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो प्रेम और सौंदर्य के कवि कौन माने जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह। इनके बारे में विशेष तथ्य है कि ये भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है, आप बिंब विधान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपने ध्यान दिया होगा उषा कविता में ये सूर्य, आकाश को अलग अलग बिंब प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिपल और जो दृश्य है वो दृश्य बदलता जा रहा है। एक बार लगता है कि जैसे कोई गीला चौका है, अगले एक पल लगता है कि जैसे किसी ने उस गिल्ली काली स्लेट पर और खड़िया चाक मल दी हो, या किसी की गोरी देह है वो झिलमिलाती हुई सी दिखाई पड़ती है। उस प्रकार से वो अलग अलग बिंब, अलग अलग दृश्य वहां हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो वे अपने बिंब विधान के लिए नए अछूते बिंब विधान वो लेकर आते हैं। तो इसके लिए वे विशेष रूप से प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य जगत में। और आपने हिंदी भाषा को है, साहित्य को, आपने हिंदी भाषा व साहित्य को अछूते बिंब और रंग दिए हैं। अछूते बिंब वो एक जगह कहते हैं, कभी शाम के वक्त का, शाम का वक्त है, सूर्य ढलान की तरफ है, और उस समय कहते हैं कि सूरज कुछ नमकीन खट्टा सा है, नींबू सा नमकीन, सूरज कुछ नींबू सा नमकीन है। अब बताइए नींबू सा नमकीन कैसे है? क्योंकि वो ढलान में जा रहा है और उसका जो रंग है वो कहीं ना कहीं नींबू के जैसा पित्त वर्ण लिए हुए है।
तो शायद इसीलिए उन्होंने वहां कहे कि सूरज नींबू सा नमकीन है। और नए प्रतीक विधान, उन्होंने नए नए प्रतीक अलग अलग चीजों को दिए हैं और संक्षिप्त वाक्य विन्यास से समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य को उन्होंने संक्षिप्त, बहुत छोटे छोटे वाक्य विन्यास, बहुत छोटे छोटे वाक्य में उन्होंने अपनी बात कहने का पूरा प्रयास किया है। जैसे जैनेन्द्र कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कहानी कहने से भागते हैं, उसी प्रकार से ये भी, और पाठक पर छोड़ देते हैं कि पाठक क्या कल्पना करता है, पाठक की कल्पना पर और वे छोड़ के और अपनी कविता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी हिंदी साहित्य अनिवार्य की जो कविता कवि और लेखकों का परिचय है, उनमें पांचवे और अंतिम कवि हैं। यदि हम इन पांचों को कंठस्थ याद कर देते हैं और हमारा जवाब वहां यदि हम सबमिट कर, क्योंकि पांचों में से कोई ना कोई एक, क्योंकि वहां क्या होगा, वहां एक तो लेखक का नाम होगा और लेखक के बाद में अथवा होगा और उसके बाद में एक कवि का नाम। कवि का नाम यहाँ दिया जाएगा आपको, दोनों का ही नाम, लेखक का नाम भी होगा, कवि का नाम भी होगा। यदि हमने पांचों कवि याद कर रखे हैं, क्योंकि पांचों कवियों के बारे में यदि हमने याद रखा है तो लेखक के बारे में जानने की फिलहाल परीक्षा की दृष्टि से जरूरत महसूस नहीं होती। और आप पांचों कवियों में से जिस किसी कवि का भी वहां पूछा जाता है, आप उसकी जानकारी वहां पर सबमिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपना उत्तर है वो बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी, इस प्रकार से आप पैटर्न के हिसाब से बिंदुवार लिखेंगे तो आपकी जानकारी जो है वो समुचित, जो वह प्रश्न में पूछना चाहते हैं वो समुचित जानकारी वहां पर और सबमिट की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही कवि परिचय के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।